हेलो दोस्तों, कहानी सुनने वाले हैं राजकुमार की प्रतिज्ञा की। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि राजकुमार ने पद्मिनी को पाने के लिए कैसी कैसी मुसीबतों का सामना किया है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि यह कहानी सुनने में आपको और भी ज्यादा मजा आएगा और कहानी रोचक लगेगी। राजकुमार और वजीर का लड़का सागर देखने चले गए। दिन भर चलने के बाद अंत में उन्हें दहाड़ता सागर सामने दिखाई पड़ा। बड़ी बड़ी लहरें उठ उठकर एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। तट पर पहुंचकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और निर्निमेष नेत्रों से सागर की विशाल जलराशि को देखने लगे। अगले दिन प्रातः प्रस्थान करने का निश्चय किया। बड़े तड़के उठकर राजकुमार ने अपने घोड़े को खूब प्यार किया। वजीर के लड़के के बहते आंसुओं को पोंछकर उसे सीने से लगाया और सूर्य की प्रथम किरण के फुटते ही पैरों में खड़ाव पहनकर सागर के तट पर जा खड़ा हुआ। उसके बाद जो ही पैर पानी पर रखा उसका सारा बदन कांप उठा। लेकिन तभी उसने अनुभव किया कि वह पानी पर ऐसे खड़ा है जैसे धरती पर खड़ा हो। फिर तो वह एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगा। वजीर का लड़का आश्चर्य से देख रहा था कि पानी पर यह इस प्रकार से कैसे चल रहा है। धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार का वह पूरा दिन सागर पर चलते चलते समुद्र पर चलता चलता ही बीता। समुद्र पर चलता राजकुमार समुद्र की छोटी बड़ी मछलियां, दूसरे जीव जंतु उसकी तरफ आते थे किंतु उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कुछ दूर ही में भाग चले जाते थे। राजकुमार बड़े आनंद से आगे बढ़ता गया पर समुद्र का अंत उसे दिखाई नहीं देता था। पूरा दिन और पूरी रात उसने चलते चलते ही बिताई। अगला दिन आया तब उसे सागर का किनारा दिख पड़ा। वही था सिंहल द्वीप जिसमें पद्मिनी को पाने के लिए वह घर से निकला था। उस भूमि को देखकर उसे रोमांच आ गया। लेकिन दूर से ही उसने देखा कि काले काले खूंखार राक्षस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हैं। राजकुमार ने भभूत की डिब्बी खोली और एक चुटकी भभूत मुंह में डाल ली। अब वह सबको देख सकता था। वह बेधड़क राक्षसों के बीच पहुंचा और राक्षस बड़े ही डरावने थे। उनके रंग रूप और चेहरे को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके हाथों में हथियार देखकर प्राण सूख जाते थे। राजकुमार उस सब को देखकर छक्का बक्का रह गया। हालांकि उसे पता था कि उसे कोई देख नहीं सकता। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह पहले शहर का एक चक्कर लगा ले, शहर को समझकर फिर आगे का कार्यक्रम तय करे। वह शहर में खूब घूमा, पद्मिनी के महल भी गया किंतु उसे लगा कि जोर जबरदस्ती से महल में घुसना असंभव है। उसके लिए कोई जुगत करनी होगी। नगर इतना सुंदर और कलापूर्ण था कि अपने को वह भूल गया। ऐसा अनुपम नगर तो उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। जगह जगह हरी दूब की कालीन बिछी थी। रंग बेरंगी पुष्पों से सारा शहर सुशोभित और महक रहा था। कदम कदम पर गुलाब जल के फव्वारे चल रहे थे। सड़कें बड़ी साफ सुथरी थी। गंदगी का कहीं नाम निशान नहीं था। बढ़िया पोशाकें पहनकर स्त्री, बच्चे और पुरुष इधर उधर घूम रहे थे। उनका रूप बड़ा सलोना था। राजकुमार उन सब को देखकर मुग्ध हो गया। उसे लग रहा था जैसे वह इंद्रपुरी में पहुंच गया हो। वह घूमता रहा। सहसा उसे ध्यान आया कि वह अदृश्य तो बन गया है पर अपने असली रूप में कैसे आएगा। यह सोचकर उसका मन व्यग्र हो गया। अब करे क्या। उसकी हैरानी बढ़ती ही जा रही थी कि अचानक उसे उन बाबा का ध्यान हो गया जिन्होंने भभूत की वह डिबिया दी थी। तभी उसे दिखाई दिया कि बाबा उसके सामने खड़े हैं। वह कह रहे थे कि यह ले दूसरी डिबिया, जिसकी भभूत खाते ही तू अपने असली रूप में आ जाएगा। राजकुमार ने खुश होकर दूसरी डिबिया ले ली। बाबा अंतर ध्यान होते होते कह गए कि दूसरी डिबिया का इस्तेमाल होशियारी से करना। यदि लोगों ने देख लिया तो राक्षस तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगे। अब राजकुमार ने आगे क्या करना है उसके बारे में मन ही मन सोचा। सोचते सोचते उसने काला और सफेद बाल निकाला। पहले उसने काला बाल जलाया। उस बाल का जलना था कि राक्षसों की फौज आकर खड़ी हो गई। उसने आदेश दिया कि पहरे के राक्षसों का खात्मा कर दो। देखते देखते सारे राक्षस धराशायी हो गए। उसने थोड़े से राक्षसों को रोककर शेष को विदा किया। इसके पश्चात
उसने सफेद बाल को जलाकर देवों को बुलाया। उनके आने पर उसने कहा, समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात का तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दो। पलक झपकते ही एक बड़ा ही सुंदर जहाज खड़ा हो गया। उसमें हीरे जवाहरात भरे थे और तरह तरह के आभूषण थे। आभूषण एक से बढ़कर एक थे। यह सब होते ही नगर भर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। लोग अचंभे में पड़ गए कि ऐसा एकदम कैसा हो गया और कैसे हो गया, लेकिन उनके सामने सौदागर मौजूद था और उसके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार था। यह खबर उड़ती उड़ती राजमहल में पहुंची। पद्मिनी ने यह सब सुना तो उसका मन मचल उठा। उसने कहा, उस व्यापारी को हमारे सामने लाओ। तुरंत पद्मिनी के दूत व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुंचे और पद्मिनी का संदेश कह सुनाया। राजकुमार तो यह चाहता ही था। वह पद्मिनी से मिलने महल में पहुंचा तो वहां के दृश्य को देखता ही रह गया। सब कुछ अनूठा था। महल का द्वार बहुत ही कला कारीगरी पूर्ण था। अंदर लता गुल्मों के बीच फव्वारे अपनी बहार दिखा रहे थे। महल चारों ओर से घिरा था, किंतु दूत के साथ होने के कारण उसे अंदर प्रवेश पाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार के कक्ष में प्रविष्ट होते ही उसने उसका अभिवादन किया। राजकुमार ने भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपना सम्मान व्यक्त किया। पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत किया। वह आसन पर बैठ गया तो पद्मिनी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? पद्मिनी के मुंह से शब्द नहीं, मानो फूल झड़ रहे हो। राजकुमार एक टक उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं स्वर्ण भूमि से आया हूं। वहां क्या करते थे? पद्मिनी ने अगला प्रश्न किया। जी, मैं हीरे जवाहर का व्यापारी हूँ, राजकुमार ने उत्तर दिया। यहाँ कैसे आए? पद्मिनी ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा। सुना था आप आभूषणों और हीरे जवाहरात की पारखी और प्रेमी हैं, राजकुमार का संक्षिप्त उत्तर था। तो तुम कुछ आभूषण लाए हो? जी हाँ। कहाँ है? समुद्र के किनारे मेरा जहाज खड़ा है, राजकुमार ने सहज भाव से कह दिया। पद्मिनी ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम उन्हें मुझे दिखा सकते हो? अवश्य, मैं तो यहाँ आया ही हूँ इस काम के लिए। ठीक है, अब तुम जाओ, पद्मिनी ने धीमी आवाज में कहा। कल मेरा दूत तुम्हारे पास आएगा, उसके साथ ही कुछ बढ़िया आभूषण ले आना। राजकुमार को पद्मिनी तो मिल गई, पर आखिर कैसे वह पद्मिनी को अपने साथ अपने राज्य में ले जाएगा? इसके लिए आपको कहानी के दूसरे पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।